नमस्कार। मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस भारतीय युवा संसद में देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज यूएन वर्ल्ड डेमोक्रेटिक डे पे आप सबको बधाई भी देता हूं और आप सबको देखकर मुझे यह खुशी भी है कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व स्थिति में है और लोकतंत्र का भविष्य भी सुरक्षित स्थिति के अंदर है और ये दिनों दिन प्रगति करता रहेगा। और इन्हीं मूल्यों के संवर्धन के लिए, इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ये आपकी जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। और मैं कामना करता हूँ कि आने वाले 3 दिनों में आप आपसी संवाद के माध्यम से जो अतिथि आएंगे उनके अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और पारस्परिक संवाद करके एक अपनी विचार भावना को और परिपक्व करेंगे। राजस्थान में मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश लोगों का प्रथम बार आगमन हुआ होगा। राजस्थान वीर प्रसूता धरती रही है। राजस्थान की अपनी एक बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। राजस्थान का समृद्ध इतिहास रहा है। इन 3 दिनों में मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि जब आप भारतीय युवा संसद के माध्यम से लोकतंत्र और अन्य सामूहिक मुद्दों पर बात करें, विचार करें, उसी दौरान इस समय का लाभ उठाते हुए राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के जनजीवन और राजस्थान की हेरिटेज के बारे में भी आप जितना जानेंगे उतना ही आपके लिए एक बहुत अच्छा जीवन भर न भूल सकने वाला अनुभव होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस दृष्टि से भी विचार करें। जब इस प्रातःकालीन सत्र के बारे में चर्चा हो रही थी तो अक्सर यह होता है कि हम सत्र को किसी विषय की सीमा में बांधकर उस विषय पर पहले कोई व्याख्यान करते हैं और उसके बाद बहुत छोटा सा 2-5 प्रश्नों का एक सत्र प्रश्नोत्तर का होता है। किंतु जैसा कि भारतीय युवा संसद की थीम रही है या मीडिया फाउंडेशन के कार्यक्रमों का मेरा पिछला अनुभव रहा है, यहाँ पर एक तरफा व्याख्यानों के स्थान पर परस्पर संवाद के माध्यम से एक दूसरे से लाभान्वित होने पर अधिक बल दिया जाता है। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कोई एक मार्गीय मेरे विचार आप तक पहुँचाने नहीं आया हूँ, न कोई तथ्यों को सिर्फ आप तक प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ ताकि हम सब की समन्वित विचार प्रक्रिया के माध्यम से हमारी जो विचारधारा है वो और परिमार्जित हो, वो और बेहतर बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बात करें, अपने विचार रखें, परस्पर प्रश्न करें, जिज्ञासाएं करें और अपनी अपनी समझ के अनुसार उसके ऊपर एक ओपिनियन बनाएं। इसलिए यह तय किया गया, कुछ समय की भी सीमा है, कुछ अपरिहार्य कारणों से विलंब भी सत्र में हुआ है, इसलिए हमने ये तय किया कि हम मैं बहुत थोड़ी सी देर में चंद शब्द आपके सामने रखूंगा और उसके बाद एक खुला सत्र, ओपन सेशन होगा जिसमें आप जो भी आपके मन में विचार हो, जिज्ञासाएं हो, जस्ट लाइक आस्क मी एनीथिंग टाइप का सा सेशन। और उत्तर स्वाभाविक मैं वही दे सकूंगा जितनी मेरी समझ है, अनुभव है या आचरण नियम मुझे जितना कहने की एक लोकसेवक के रूप में छूट देते हैं, उतना हम आपस में बात करेंगे। अब चूंकि सत्र आरंभ करना है तो सबसे पहले हम कुछ चुनिंदा मूलभूत बातों पर आते हैं। जब लोकतंत्र की बात होती है, युवा संसद की बात होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के भारत में हम 4 स्तंभ मानते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया। ठीक है। बहुत बार प्रश्न उठता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है, भारत में लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने के लिए ताकतें सक्रिय है, वगैरह वगैरह वगैरह। किंतु
मोटे तौर पर आप हम सब इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र एक पर्याप्त सुदृढ़, परिपक्व और विकसित स्थिति में है। जिन्हें हम लोकतंत्र पे खतरे के रूप में जिन चीज़ों को हम बोलते हैं, वस्तुतः वो लोकतंत्र समाप्त होने जितने बड़े खतरे नहीं हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि वो लोकतंत्र के जो उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, जो उसका विकास हो रहा है, उसको जरूर वो कुछ सीमा तक मंद कर देते हैं वो कारक। इसलिए जब भी हम लोकतंत्र पे खतरों की बात करें तो कृपया कृपया इस बात से कतई भयभीत नहीं हो कि कुछ दिनों में हमारा लोकतंत्र है वो समाप्त होने जा रहा है और देश के अंदर वापस से राजतंत्र या कोई तानाशाही या इस प्रकार की कुछ स्थितियां आ जाएंगी। ऐसा निकट भविष्य या सुदूर भविष्य में भी कोई ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती है। किंतु फिर भी जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यदि कोई छोटा सा भी कोई ऐसा बिंदु है जो लोकतंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, उसको हमें अभी से एड्रेस कर लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, ताकि वो कोई बड़ा रूप न ले सके। लोकतंत्र के बारे में जैसा कि सभी बहुत वाकिफ हैं, हम कोई यहाँ परिभाषाएं बताएं या कोई उसके सैद्धांतिक व्याख्या नहीं कर रहे। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा एक तंत्र है। और लोकतंत्र के सफल होने की या उसके सुदृढ़ होने की या उसके मजबूत होने का क्या परीक्षण है, उसका क्या मापदंड, उसका क्या गोल्ड स्टैंडर्ड है? अगर जनता शासन कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जनता के द्वारा की जा रही है, तो सफल लोकतंत्र है। और भारत में ये हो रहा है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। ठीक है, जनता के लिए वाला जो बिंदु है उसमें कभी कभी कंप्रोमाइज हो जाता है। वो जनता के लिए न होके किन्हीं अन्य कारकों से या किन्हीं अन्य शक्तियों के लिए हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाई एंड लार्ज भारत में लोकतंत्र है और हमारा उद्देश्य इसको और बेहतर, और सुदृढ़, और मजबूत, और आगे लेकर जाना है। हम जब बात करते हैं लोकतंत्र की तो हमेशा हम कहते हैं सब अमेरिका में ऐसा है, ब्रिटेन में वो लोकतंत्र है, वहाँ देखो ये है। तो भाई वहाँ हमारे से बहुत पहले लोकतंत्र आ गया था, हम उनकी तुलना में शेषवावस्था में हैं। अमेरिका के अंदर जब डेमोक्रेसी आई थी उसके कितने साल बाद वहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार मिला था, कितने वर्षों बाद वहाँ महिलाओं को मताधिकार मिला था, कितने वर्षों बाद वहाँ अश्वेतों को मताधिकार मिला था। दशकों लग गए थे। हमारे यहाँ जिस दिन हम आज़ाद हुए, जिस दिन हम गणतंत्र बने, उसके वेरी फर्स्ट डे से, उसी सुबह से हमने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सबको हमने बनाया। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है, उसकी मजबूती है, उसकी सुदृढ़ता है। अब हम आते हैं लोकतंत्र के जो अलग अलग जो पिलर्स या स्तंभ जिनको हम कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है देश में। इनमें विधायिका और न्यायपालिका पर फिलहाल मैं बोलने से थोड़ा खुद को रिफ्रेन करूंगा, क्योंकि ये विशेषकर न्यायपालिका के बारे में, क्योंकि न्यायपालिका पे चर्चा अपने आप में एक विशद विषय है और उसके लिए और बहुत से एक्सपर्ट्स आएंगे, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। चूंकि मैं स्वयं पिछले करीब 25 साल से प्रशासनिक सेवा में हूँ, ब्यूरोक्रेसी में हूँ, इसलिए कार्यपालिका के रूप में मेरे जो अनुभव हैं उनको मैं आपको बेहतर तरीके से के साथ साझा कर सकता हूँ। और मीडिया के बारे में एक जागरूक नागरिक होने के नाते या मीडिया में रुचि होने के नाते उनके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी की स्थिति है, इसको लेकर भी बहुत नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं कि भारत की समस्याओं की तमाम की जड़ ही ब्यूरोक्रेसी है। यदि ब्यूरोक्रेसी ना हो, ये प्रशासनिक अधिकारी ना हो, तो देश का ये हो जाए, वो हो जाए। बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं। उन आरोपों में कुछ हद तक सत्यता हो सकती है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जिस ब्यूरोक्रेसी को हम आरोप लगाते नहीं थकते, जिस ब्यूरोक्रेसी पर हम तोहमत लगाते नहीं थकते, क्या देश की आज़ादी के बाद देश को इस स्थिति तक लाने में क्या ब्यूरोक्रेसी का कोई योगदान नहीं रहा? क्या देश ने स्वतः प्रगति कर ली? देश जब आजाद हुआ, उस देश को एक सूत्र में बांधने में वो जो सो कॉल्ड स्टील फ्रेम बोलते हैं जिस ब्यूरोक्रेसी को, और जब हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं तो कृपा करके इसको केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तक सीमित नहीं रखें। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट आईएएस ओनली। सभी जो पूरा सरकारी ढांचा है जो काम कर रहा है वो सारा ब्यूरोक्रेसी है। और
वो लोग जो काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। ठीक है, 100 ब्यूरोक्रेट्स में से आपको हो सकता है 10, 20, 30 ऐसे मिले जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हों, जिनके आचरण में उतनी शुचिता नहीं हो, जो अपने देश या अपने समाज या अपने प्रदेश को लेकर कोई राय नहीं रखते हों। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण हम पूरी ब्यूरोक्रेसी की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए। हमें वो किस प्रकार से और बेहतर हो, किस प्रकार से वो और अच्छे से परफॉर्म करे, किस प्रकार से वो देश और विकास और प्रदेश के विकास में योगदान दे, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। ये किस प्रकार से हम सुनिश्चित करें कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे युवा आएं, ऐसे युवा आएं जो नैतिक रूप से उत्तम हो, जिनका अपने देश के विकास को लेकर एक विजन हो और जो निश्चित तौर पर कठोर परिश्रमी और प्रतिभाशाली तो हो ही। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। फिर बात आती है मीडिया की। मीडिया के बारे में भी बात, मीडिया तो आज की तारीख में जिस पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हो रहा है वो मीडिया है, और उसके अपने आप में कारण भी हैं। कुछ लोग बहुत कहते हैं कि भारत में जैसे टीवी पत्रकारिता तो समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, या भारत का मीडिया है वो एकांगी सोच रखने लगा है, या भारत का मीडिया है वो राजनीतिक दलों से प्रभावित है, या भारत का मीडिया जो है वो कॉरपोरेट्स के प्रभाव में है। निश्चित तौर पे कुछ हद तक इसमें सत्यता भी है। मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उसमें मैं आपको दोनों पक्ष बता रहा हूँ, ताकि हम जब इस पर विचार करें, चर्चा करें, तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक समेकित सोच के साथ हम उसके बारे में कोई ओपिनियन बना सकें। निश्चित तौर पर अगर हम विश्लेषण करें कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं उनमें से किस स्तंभ की गिरावट सर्वाधिक शार्प और सबसे अधिक पैमाने पर हुई है, तो वो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सारे आज एक बड़े खतरे से गुजर रहे हैं। कारण स्पष्ट है, प्रिंट मीडिया को अगर अपना अस्तित्व रखना है या टीवी मीडिया को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको रेवेन्यू चाहिए। बिना पैसे के कोई भी उद्यम नहीं चल सकता। अगर आप अखबार चला रहे हैं या एक टीवी चैनल चला रहे हैं, एक टीवी चैनल के एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट 1000 करोड़, 1500 करोड़ या इससे भी कहीं अधिक होती है अगर आप नेशनल चैनल आप बनाते हैं तो इतना पैसा लगाने के लिए निश्चित तौर पे किसी कॉरपोरेट की या किसी फाइनेंसर की ज़रूरत होगी, और उसके बाद उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए भी आपको पैसा चाहिएगा, एड रेवेन्यू चाहिएगा और तरीक़ों से सोर्सेज चाहिएंगे। तो जब पैसा बीच में आता है तो फिर कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, और यही हमारे मीडिया के साथ हुआ। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मीडिया ने, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, बहुत सारे समझौते किए गए, और यही कारण है कि आज बहुत से विशेषज्ञ टीवी मीडिया को बिल्कुल मृतप्राय मानने लगे हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास लोगों का समाप्त हो गया है। प्रिंट मीडिया पर आज भी जो अखबार हैं कुछ हद तक विश्वास कायम है, लोग उनकी खबरों को पढ़ते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। और इन दोनों को और बड़ा चैलेंज मिल रहा है डिजिटल मीडिया से या सोशल मीडिया से। डिजिटल मीडिया ऐसा स्वरूप है जिसमें किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है, बड़े निवेश की, और फिर भी पत्रकार या कोई भी, नॉट नेसेसरीली एनी जर्नलिस्ट, मैं भी अगर मेरा मत व्यक्त करना चाहूं तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं भी अपना मत आसानी से प्रकट कर सकता हूं। तो ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इनके आने से भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के असर पर बड़ा असर पड़ा है। और आने वाला जो समय है, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही एक चुनौती भरा समय होने वाला है, जिसमें आपको एक तरफ राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, तकनीक का प्रभाव, इन सब से जूझना है। वहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा या जो चैट जीपीटी के खतरे हैं, जिसके अंदर आप रेडीमेड आपको कंटेंट मिल जाता है, रेडीमेड स्टोरी बन के आ जाती है, उसका खतरा भी मीडिया के सामने आ रहा है। तो
निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं उनमें मीडिया सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है, ब्यूरोक्रेसी प्रभावित हुई है, न्यायपालिका भी उससे प्रभावित है, विधायिका भी प्रभावित है। एक जागरूक युवा होने के नाते आपको विचार करना है कि किस प्रकार से इन चारों स्तंभों पर जो आसन्न खतरे हैं, उन आसन्न खतरों को हम किस प्रकार से समझें, उनका विश्लेषण करें और उन खतरों को दूर करने में अपनी भूमिका के बारे में सोचें। समस्या है ये मान लिया, लेकिन समस्या को केवल चिन्हीकृत कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं जुडिशरी भ्रष्ट है, हमने कह दिया मीडिया भ्रष्ट है, करप्ट है। देन व्हाट? तो क्या हम उन्हें ऐसा ही रहने दें? नहीं, हमें सुधारना है। यदि कहीं कोई कमी है, कोई नासूर है, तो हमें उसकी सर्जरी करनी है, हमें उसको ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी क्यों कमजोर हुई? इसलिए कमजोर हुई क्योंकि उसने देश या प्रदेश की तुलना में अपने हितों को ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। कोई भी अधिकारी क्यों डरता है? या तो उसको किसी स्थान विशेष या पद विशेष का लोभ वो संवरण नहीं कर पाता, इसलिए वो समझौते करता है। अगर किसी अधिकारी को यह भय नहीं हो, भाई मुझे तो राजस्थान में गंगानगर से लेकर डूंगरपुर, धौलपुर से लेकर बाड़मेर तक कहीं भी लगा दीजिए और किसी भी पद पर लगा दीजिए, मैं तो मेरा काम ईमानदारी से करूंगा, तो क्या किसी भी शक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इतनी हिम्मत या इतना साहस होगा क्या कि वो उसे दबा सके? नहीं होगा। जब हम समझौते करते हैं, जब हम कंप्रोमाइज करते हैं, तो स्थितियां बिगड़ना शुरू होती हैं। और यही ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ। 1960 के या 70 के दशक तक ऐसा नहीं होता था। मेरुदंड वाले अधिकारी होते थे जो तनकर अपना पक्ष रखते थे, सत्ता के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष, और उस समय के राजनेता भी उसको पूरा सम्मान देते थे। पिछले दिनों एक वेब सीरीज में मैं देख रहा था, वो जो थी रॉकेट बॉयज, उसमें एक दृश्य था, बहुत अच्छी थी, आपने भी निश्चित तौर पर देखी होगी। प्रधानमंत्री बैठे हैं, वैज्ञानिक बैठे हैं, और प्रधानमंत्री से वो इस तरह बात करते हैं, बिल्कुल अगर वो किसी मत से सहमत नहीं है तो डॉक्टर होमी भाभा और सारा भाई और दूसरे वैज्ञानिक बड़े स्पष्ट तौर पर, वो पंडित जी, प्रधानमंत्री जिनका कद कितना बड़ा था, उनको बिल्कुल वो मना कर देते हैं जो इसी से वो सहमत नहीं होते। आज वो स्थितियां नहीं हैं। आज हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस शैली या उस भाषा के अंदर हमारे अधिकारी अपनी असहमति दर्ज करा सकें या हमारे पत्रकार अपनी असहमति दर्ज करा सकें। तो जब आप अगले 3 दिन यहां बैठेंगे या उसके बाद जब आप वापस अपने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी, मुझे अपेक्षा रहेगी, संस्थान को, आयोजकों को अपेक्षा रहेगी, इस प्रदेश को, इस देश को अपेक्षा रहेगी कि इन सारे बिंदुओं पर आप अपना मत बनाइए, अभिमत बनाइए, विमर्श करिए। जब आप अपने दोस्तों के समूह में बैठें, ठीक है, हल्का फुल्का हंसी मजाक इस आयु में सब करते हैं, करना है, लेकिन उसके बाद जो देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उस पर हमें बात करनी है। आज की जो जनरेशन है, मैं भी, चूंकि मेरे भी एक बेटा 22 साल का है, एक अभी 14-15 साल का है, सबसे बड़ा संकट आज के युवा वर्ग में है कि वो अपने परिवेश के प्रति उसकी जागरूकता में कमी आई है। यह मैं बड़े मतलब विनम्रता के साथ, किंतु फिर भी ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों की पीढ़ी अपने परिवेश के प्रति उतनी जागरूक नहीं है जितना उसे होना चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें राजनीति अच्छी नहीं लगती, आई हेट पॉलिटिक्स, क्यों? हम एक तरफ कहते हैं मुझे राजनीति से घृणा है, मुझे राजनेताओं से घृणा है, मुझे सिस्टम से घृणा है, सिस्टम खराब है।
अगर आप यह अप्रोच रखते हैं, यदि आप ये स्टैंड रखते हैं, तो आप अपना वो अधिकार भी खो देते हैं जब आप ये कहते हैं कि इस देश के अंदर कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इस देश से प्रतिभा क्यों पलायन कर रही है, मेरे देश में गरीबी क्यों है, मेरे देश में सड़क क्यों टूटी हुई है, मेरे देश के अंदर अस्पताल अच्छे क्यों नहीं है, मेरे यहाँ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता इतनी कमज़ोर क्यों है, मेरे यहाँ बच्चे कोचिंग के बच्चे 16-16 साल की आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। वो इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई मत नहीं है, हम वोट नहीं देते, हम राजनेताओं के प्रति कोई अपनी धारणा नहीं बनाते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते। जब हम उन चीज़ों से इंडिफरेंट हैं, तटस्थ हैं, तो फिर हम किस अधिकार से अपने अधिकार मांगते हैं। जब तक आप यह तय नहीं करोगे कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरे देश के पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए, मेरे देश के ब्यूरोक्रेट्स कैसे होने चाहिए, मेरे देश की जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, मेरे देश का मीडिया कैसा होना चाहिए, जब लोग आप आवाज़ नहीं उठाने लगोगे, तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। और आवाज़ में शक्ति होती है। ये मत सोचिए कि मेरी अकेले की आवाज़ से क्या होगा। सोशल मीडिया के दौर में तो एक आवाज़ कब 1 करोड़ आवाज़ बन जाए पता नहीं चलता। एक वीडियो वायरल होने में कितने मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं। एक स्वर, सामूहिक स्वर बहुत जल्दी बन सकता है। ये बहुत बड़ी क्षमता है आज के युग में। तो आपसे गुजारिश है कि हर चीज को समझिए, उसके पीछे के मर्म को समझिए, और उस पर आपका जो भी मत हो, दिस वे और दैट वे, जो भी है, मत विभिन्न का सदैव सम्मान होता है, असहमति का सदैव सम्मान है। लेकिन सोचिए तो, ये G20 आया, ठीक है, सबने देखा, अरे साहब क्या बढ़िया लेजर शो हुआ, ये मेनू देखो साहब क्या बढ़िया, इसके अंदर मिलेट्स थे, ये देखो साहब वो लिमोजिन में आया। अरे भाई ये तो ठीक है, ये तो आयोजन है, ये लेजर शो, और ये तो मैंने कितनी बड़ी बड़ी शादियों में ही हो जाता है। ये G20 का निहितार्थ थोड़ी था। इससे हमें क्या मिला, इस पे सोचिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा आने वाले 10 या 20 या 30 या 40 साल में, उससे हमें क्या मिलेगा। ये स्ट्रेटेजिक रूट जब खुल जाएगा तो देश का विकास और रोजगार के अवसर कितने गुना बढ़ेंगे, और उससे मुझे क्या फायदा होगा, मेरे समाज को क्या फायदा होगा। अगर आपने ये सोचा, ये समझा, अगर आप ये सोचते हैं, समझते हैं, तो आपने G20 को देखने की सार्थकता है। मुद्दा चला साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिना सोचे समझे कुछ करें, हाँ साहब एक साथ हो जाने चाहिए, नहीं साहब एक साथ नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अगर हो तो क्या फायदे हैं, नहीं हो तो क्या नुकसान है, कराएं तो कितना पैसा लगेगा, क्या संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, इस बारे में सोचिए। हर चीज के बारे में थोड़ा पढ़िए। सिर्फ व्हाट्सएप का एक मैसेज पढ़ के उसी को अंतिम सत्य मत मान लीजिए। जो बार बार हम एक जुमला बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी बहुत अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन सामान्यतः वो आपकी जिज्ञासा को वहीं खत्म कर देता है। ये उसकी कमी है सोशल मीडिया की। हम एक छोटे से तथ्य से संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बारे में, उसके अंदर डीप डाइव नहीं करते, उसके अंदर गहरे तक नहीं उतरते कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चूंकि समय की बहुत सीमा है, कहना बहुत कुछ है, किंतु अंत में मैं सिर्फ यही आपको कहना चाहूँगा कि ये, इसको आप एक वार्म अप सेशन की तरह मान लीजिए। जैसे एक बड़ा मैच होता है ना, उसके पहले एक वार्म अप मैच होता है। अब आप आज दिन में या कल या परसों बड़े बड़े स्पीकर्स आएंगे, बहुत अपने फील्ड के जो निष्णात विद्वजन हैं या बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग आएंगे और उनके साथ आपको डिस्कस करना है। और आप डिस्कस करेंगे तो यही घूम फिर के जो समाज के मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, फिल्में, सोसाइटी, G20, ये वो, यही चीज़ें तो सारी डिस्कस आप करने जा रहे हो अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में। तो हमने इस सेशन को सिर्फ एक वार्म अप सेशन की तरह बनाने का प्रयास किया है कि आप अपने विचारों को उन्मुक्त होकर अभिव्यक्त करने का अभ्यास कर लें। न केवल यहाँ, बल्कि आगे जब आप अपने विश्वविद्यालय में जाएं, अपने महाविद्यालय में जाएं, जहाँ पर भी आप जाएं, अपनी बात को, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करें। जो
आपको उत्तर देने को जो यहाँ महानुभाव आएंगे वो बहुत अपने क्षेत्र के विज्ञ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अपना मत बताएंगे। आवश्यक नहीं कि आप उनके मत से संतुष्ट हो, आवश्यक नहीं कि वो आपको संपूर्ण उत्तर दे सकें, क्योंकि परिपूर्णता किसी में नहीं होती, सबके ज्ञान की सीमा होती है। अगर आप मुझसे ही प्रश्न करोगे तो मेरा भी बहुत जो सीमित अनुभव, सीमित ज्ञान, उसके आधार पर मैं उत्तर दूंगा, और बहुत सी चीज़ें जानने के बाद भी उत्तर नहीं दे सकूंगा। स्वाभाविक कारण आप समझ सकते हैं, एक लोक सेवक होने के नाते आचरण नियमों से हम बंधे हुए होते हैं। आप लोग भी जब राजकीय सेवाओं में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आप कहना चाहोगे, आपके कंठ तक आएंगी, लेकिन आपकी जिह्वा तक वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आचरण नियम हमें वह बोलने की, कहने की या उस प्रकार के अभिव्यक्ति की इजाज़त नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं हो, प्रश्न हो किसी भी विषय पे, तो उसका मैं स्वागत करूंगा। प्लीज़। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप हम सब जानते हैं, और जैसा कि मैंने अभी पहले बातचीत के दौरान भी कहा कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और 75 सालों में इतने चुनाव हुए और हर एक चुनाव के अंदर एक स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हुए। चुनाव जब निष्पक्ष होते हैं, ठीक है, एक आध जगह कुछ छोटा मोटा इंसिडेंस हो सकता है, बाई एंड लार्ज चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, तभी लोकतंत्र आज तक जीवित है हमारे यहाँ। और चुनाव लोकतंत्र में निष्पक्ष होना ज़रूरी भी है। तो ये चुनाव निष्पक्ष किस प्रकार से हुए? क्योंकि चुनाव आयोग हमारे यहाँ निष्पक्षतः कार्य करता रहा है। किसी दौर में चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग अधिक मुखर रहे हैं, अधिक नवाचार किए होंगे, या कोई चुनाव आयुक्त है वो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में रहकर काम करना पसंद करता है। लेकिन आज तक 75 साल में एक आध अपवादों को छोड़ दें तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पर, उनकी तटस्थता पर कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं खड़े किए। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए आज भी कि जो चुनाव आयोग का वर्तमान स्वरूप है, उसके अंदर चयन को लेके ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है कि उसमें क्या चीफ जस्टिस को उसमें मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अलग विमर्श का विषय है। किंतु आज की स्थिति में भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट उसके अंदर जाता है तो जाने के पश्चात उसको पूरी तरह इम्यूनिटी रहती है और वो स्वतंत्र रहकर, निष्पक्ष रहकर अपना कार्य करता है, और उसका प्रमाण देश में निष्पक्ष चुनाव से है। इसलिए मेरी दृष्टि के अंदर यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि चुनाव आयुक्त के चयन के अंदर क्या मुख्य न्यायाधीश उसमें कमेटी में सदस्य रहें अथवा न रहें। गुड मॉर्निंग सर। Sir, my name is Shivansh Kumar Raj. Sir, I am also one of the, I was former member of the World Team Parliament, and I asked a question to Mr. Dinesh K. Patnaik, sir. He's Ambassador of India to Spain and Andorra, about the vacancies in government jobs, mainly tier 1 jobs, and the effect of centralization of power that it will have. जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा मेरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट जो निकली है सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और टाइमली सर्विस डिलीवरी और रेड टेपिज्म को लेकर सर, वो उस पर आपके क्या वो हैं? और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने अक्सर डिजी लॉकर देख लिया और इतना सब कुछ देख लिया, उसके ब्यूरोक्रेसी पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, और वो आपका काम आसान हो रहा है या मुश्किल हो रहा है, या मतलब जनता के क्या इफेक्ट क्या है? आपके अंतिम सवाल से मैं शुरू करूंगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट है? मेरा व्यक्तिशः ये मानना है कि प्रशासन में जितना अधिक तकनीक का डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही वो पारदर्शी और चुस्त होता जाएगा। आपको बताते हुए मुझे खुशी है
कि राजस्थान के अंदर विशेषकर सचिवालय में तो संपूर्ण तौर पर ई फाइलिंग सिस्टम है। आप किसी भी सचिवालय में अधिकारी के कमरे में आप जाएंगे तो जो पुरानी छवि होती थी, टेबल पर इतना ऊंचा फाइलों का अंबार होता था, उसमें उसका जरा सा चेहरा दिखता था, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सारी ई फाइल आती हैं। मेरे ऑफिस में भी जो डीलिंग क्लर्क है वो उसके पास कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर पे जो भी लेटर आता है उसको स्कैन करके पुटअप करता है, अपनी नोटिंग करता है और कंप्यूटर पर ही अपने नेक्स्ट इमीडिएट ऑफिसर को भेज देता है। वो उस पर अपना कमेंट लिख के देन जो भी वो हायरार्की है उसके अंदर भेज देता है। कोई कागज नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई लाल बस्ता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डिजिटल फाइल आती है। जिस अधिकारी या जिस सक्षम स्तर से उसको निर्णय करना होता है वहाँ पर डिजिटली उसका निर्णय होता है और इसके कारण से कार्य क्षमता में सभी अधिकारियों कर्मचारियों के दुगुनी वृद्धि होगी कम से कम। मैं घर पे बैठा हूँ, अभी मेरे पास समय है सुबह 8 से 9, मैं अपना लैपटॉप खोलूँगा, ऑफिस की फाइलें उसके ऊपर आई हुई हैं, मैं उसको करके उसका निस्तारण कर दूंगा। अदरवाइज क्या होता था, अगर मैं घर पे फ्री हूँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, या तो मैं ऑफिस से बस्ते भर भर के घर पे लाऊं, घर पे लाओगे तो घर वाले नाराज होंगे, ये क्या कर रखा है। तो जितना ज़्यादा डिजिटलाइज प्रशासन होगा उससे उसकी काम की गति बढ़ेगी। जितना डिजिटलाइज होगा उतना करप्शन कम होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फाइल को दबा कर नहीं बैठ सकता। वो आपका इमीडिएट ऑफिसर भी तो देख रहा है उस पे लैपटॉप पे कि भाई ये क्यों पेंडिंग है। या आप देख लीजिए, पासपोर्ट का उदाहरण ले लीजिए। पासपोर्ट पहले बनते थे, आप तो खैर बहुत बात किए, पिछली पीढ़ी वाले किसी से पूछिए पासपोर्ट बनाना क्या काम होता था। वो जो शौक कहते हैं ना, वो सब जूते घिस जाएंगे, वो जूते घिस जाते थे। आज पासपोर्ट बनाने में क्या है, आप ऑनलाइन खटखट अप्लाई करो और एक अपना स्लॉट बुक करो, वहाँ जाइए बना लीजिए, 3 घंटे का काम होता है। तो जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा प्रशासन में उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा तेजी से काम होंगे। दूसरा प्रश्न आपका था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक सतत प्रक्रिया है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आज से 30 साल पहले जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनमें आज सुधार हुआ है, आज से कल सुधार होगा। प्रशासनिक सुधार जो आयोग बनते हैं वो उसमें बड़े वरिष्ठ और योग्य सदस्य होते हैं और वो स्टेक होल्डर से बात करके और फिर एक अपने सजेशंस देते हैं। उन सजेशंस में से बहुत से अप्लाई होते हैं, बहुत से नहीं भी हो पाते। जो नहीं हो पाते उसके पीछे मुख्यतः 2-3 कारण होते हैं। अंततः उनको लागू करने का कार्य जो सत्ताधारी दल होता है उसका होता है, और अगर विधायिका को या शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के रिफॉर्म्स से उनके कार्य करने में किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है तो वो उस संस्तुति को स्वीकार नहीं करते। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि एक सिफारिश आई कि भाई अधिकारियों का एक न्यूनतम कार्यकाल निश्चित होना चाहिए कि अमुक अधिकारी जिला कलेक्टर बना है तो वहाँ कम से कम वो 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, ताकि वो निश्चिंत होकर अपने विकास योजनाओं को वहाँ क्रियान्वित कर सके। किंतु ये सिफारिश नहीं मानी गई, क्योंकि यदि ये मान ली जाती है तो उस ब्यूरोक्रेट पे जो शासन का नियंत्रण है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। और ये एक सामान्य बात है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट नहीं होने देना चाहता। आपके पास इतनी सी भी अधिकारिता है, आप चाहोगे मेरे पास ये अधिकारिता रहे, वही उसमें होता है। सिफारिश ये भी आई कि साहब ये राज्य में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए एक कमेटी बने जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग हो, वो मिलकर तय करे कौन चीफ सेक्रेटरी बने, कौन डीजीपी बने। ये वो नहीं माना गया है, क्योंकि अगर ये मान लेती हैं तो वही सत्ता की जो शक्ति है वो डाइल्यूट होती है, इसलिए उनको नहीं माना गया। और कई ऐसी संस्तुतियाँ होती हैं जो
फील्ड में व्यावहारिक सिद्ध नहीं होती, इसलिए उनको नहीं माना जाता। फील्ड में जो कार्यरत कार्मिक है उनके स्थानांतरण की नीति को लेके आपने सदैव अखबारों में पढ़ा होगा कि हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हर प्रदेश में होता है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर कहीं स्थानांतरण नीति नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? कारण स्पष्ट है कि जो कार्मिक है वो उसको जो उसमें प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है वो चाहेगा नहीं यार पॉलिसी नहीं हो, मैं तो किसी सिफारिश करा के विधायक जी से ट्रांसफर करवा लूंगा। तो जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, कई बार वो भी नहीं चाहता और कई बार जो जिसका सत्ता है वो भी नहीं चाहता। और आपका पहला प्रश्न था वैकेंसीज के बारे में। देखिए, अपने भारत में ये शुरू से ही एक धारणा रही है कि राजकीय सेवाएं वो सामाजिक स्टेटस की भी प्रतीक रही हैं, सामाजिक सुरक्षा की भी प्रतीक रही हैं। इसलिए हर युवा का एक ये सपना होता है कि वह राजकीय सेवा में जाए। राजकीय सेवा एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी प्रदायगी का भी एक माध्यम था। किंतु पिछले विशेषतः 15-20 सालों में ये सरकारों में एक देखने को आया कि हमारे जो कर्मचारियों का बोझ है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उस पे सैलरीज का और पेंशन का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। पेंशन के लिए एनपीएस शुरू कर दिया गया, ओपीएस को बंद कर दिया गया और भर्तियां भी धीरे धीरे ट्रिम करते गए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विसेज को लेना शुरू कर दिया गया। इससे सरकारों को तो फायदा हुआ, लेकिन जो रोजगार की स्थिति थी उसके अंदर युवाओं को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि निजी क्षेत्र में हमारे यहाँ उतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाए और राजकीय सेवाओं में पदों में कटौतियां होती गईं। इस वजह से युवाओं में जरूर एक असंतोष का इसमें भाव रहा। और जहाँ तक सेवाओं को केंद्रीकृत करने का बिंदु है, मेरा मानना है कि जहाँ अत्यधिक नीतिगत निर्णय लिए जाते हों, सामरिक महत्व के, वैदेशिक महत्व के, या कोई संवेदनशील आर्थिक नीतियां हैं, उनमें हम निर्णय प्रक्रिया को केंद्रित रखें तो बेहतर है। किंतु बाकी सब में जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, विशेषकर डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, वो जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होंगी, जितना वहाँ पावर्स का डेलीगेशन होगा, जितना नीचे तक शक्तियाँ जाएंगी, उतना बेहतर होगा। और हेलो सर, हेलो स्टूडेंट जी, अब मेरा मानना है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र कौन है? मीडिया या जनता का प्रणाली, जो लोकतंत्र प्रणाली है जनता, वो भी स्वतंत्र है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका मतलब सरकार की तरफ जो है उनका फैसला देने का तरीका काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट है। तो सरकार को क्या मतलब जो अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें मैं लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए अभी ला रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब तक हैं तब तक उनको देखते हुए ये ला रही है, क्योंकि अगर 2024 के बाद सरकार चाहे तो क्या इस पर फैसला ना करे? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आपका प्रश्न एक बड़े ये है, इसकी स्वतंत्रता को लेके, इसकी कार्यशैली को लेके, पर चूंकि प्रश्न आ गया तो मैं फिर संक्षेप में उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात, हमें सिर्फ 1 या 2 फैसलों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता या उसके बायस्ड होने के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कोर्ट्स में सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? भारत की कोर्ट्स में सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? स्टेट। तो स्टेट जब सबसे बड़ा लिटिगेंट है तो फैसले भी या तो उसके पक्ष में आएंगे या विपक्ष में आएंगे। जब पक्ष में फैसले आते हैं तो दूसरा पक्षकार क्या कहता है? साहब ये तो जज मिला हुआ है। विपक्ष में आता है तो दूसरा वाला कहता है मिला हुआ है। ऐसा जबकि होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आप रैंडमली कोई से 20 फैसले उठा लीजिए, रैंडमली, उनमें से आपको आधे सरकार के पक्ष में मिलेंगे, आधे सरकार के विपक्ष में मिलेंगे। क्रिमिनल एक्ट्स वाले जो हैं, जिसमें स्टेट प्रोसिक्यूट करता है, फांसी की सजा, ये सजा, वो सजा, वो सारे स्टेट के फेवर में आपको फैसले मिलेंगे।
आपको सिविल मामलों, सैलरी के, पेंशन के, रीस्टेट के, सस्पेंशन के, ये देखोगे इसमें ज़्यादातर सरकार के अगेंस्ट में मिलेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ऐसा देता है जो सरकार के विपक्ष में है, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो सरकार के विरोध में है। और अगर कोई फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो हमें यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि वो सरकार के पक्ष में है। कोर्ट का काम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और देश के प्रचलित कानून के आधार पर निर्णय देना है, मेरिट्स के आधार पर। अब वो सरकार के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हम मीडिया में क्या होता है कि जब जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो कह दिया सभी सरकार के पक्ष में आ गया, और कोई दूसरा फैसला ऐसा आया जो सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ी करने वाला था तो हमने कहा कि भाई ये तो चीफ जस्टिस नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, भारत की न्यायपालिका शायद दुनिया की सबसे स्वतंत्र न्यायपालिकाओं में है। हमें पाकिस्तान से तुलना करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो कहीं पर भी तुलना वाले स्तर पर नहीं है, पर फिर भी वहाँ की आप न्यायपालिका का स्तर देखिए। अगर हम कहते हैं कि हमारी बायस्ड है तो उनकी तो क्या स्थिति है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी, और इक्का दुक्का जजमेंट्स के आधार पर हमें उसके प्रभावित होने या न होने के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। और जो आपका प्रश्न का शुरुआती भाग था कि क्या मीडिया स्वतंत्र है, ये जरूर इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है। कतिपय मामलों में मीडिया की हम बायस्डनेस देखते हैं, पूर्वाग्रह देखते हैं, किंतु इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार हैं वो किसी पक्ष में या विपक्ष में आ गए हैं। बहुत से ऐसे आपको पत्रकार मिलेंगे प्रिंट मीडिया में, टीवी पे, सोशल उस पे, डिजिटल मीडिया पे, जिनमें निर्भीकता है, स्वतंत्रता है और अपने बात को कहने की क्षमता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से अच्छे से कार्य कर रही है। जी। Good morning, sir. First of all, it is an honor to IPS. So basically, it is a very generalized question. So, sir, all these posts or be it media, journalism, everything has been slightly leaned towards political power, as we have seen. So, if you see a few decades back, being an IAS, being an IPS, or being a journalist was all about for the greater good of people. But now, if we go around and ask people, it has become more about visual power or the political power or even about money. So, sir, the question being for common people like us, are these posts or are these fields safe right now? Or if not, what has changed right now that few decades back it was a go-to option and it was a very preferred option, but right now people are afraid to even go towards it because of the involvement of the political powers and parties? जी धन्यवाद। आपका प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ कि कुछ दशकों पूर्व तक आईएएस, आईपीएस या ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया काफ़ी हद तक स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते थे, लेकिन आज की स्थिति में आगे काम करने के अच्छे अवसर हैं अथवा नहीं, ये आपका मूल प्रश्न है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से 40 साल पहले जो अधिकारी थे उनका किसी भी प्रकार का किसी नेता या दल के प्रति झुकाव नहीं होता था, या मीडिया पहले पूरी तरह एकदम स्वतंत्र था, एकदम तटस्थ था, उनका किसी दल विशेष के प्रति आग्रह दुराग्रह नहीं होता था। क्वांटम बढ़ गया है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले भी ऐसे अधिकारी थे जिनकी किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति अधिक झुकाव था, अधिक अनुराग था, अधिक अफेक्शन था। या ऐसे पत्रकार भी थे जिनका किसी नेता विशेष या दल विशेष के प्रति उनका झुकाव था। ऐसा पहले भी था, आज भी है। अंतर ये आया है कि उसका पैमाना बढ़ गया है। पहले 100 में से मान लीजिए 20, पहले कुछ अधिकारी ही ऐसे होते थे, कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, जो अपने को किसी दल विशेष के साथ
इंक्लाइन करते थे, उस विचारधारा के प्रति खुद को जोड़ लेते थे, और ज़्यादातर है वो तटस्थ रहकर कानून सम्मत कार्य करते थे। आज वो संख्या बढ़ गई है। कारण उसका समझिए, IAS IPS या पत्रकार कहाँ से आता है? समाज से आता है। आप में से ही कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई न्यायाधीश बनेगा। सैंपल तो यही है। अब आपकी आज जो झुकाव है वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। पहले इतना पोलराइजेशन नहीं था, ध्रुवीकरण नहीं था। आज समाज धीरे धीरे विचारधाराओं में ध्रुवीकृत होता जा रहा है। मसलन पहले निरपेक्ष लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी, आजकल ऐसे हैं जो आप या तो खुद को इस खेमे में खड़ा पसंद करते हैं या इस खेमे में खड़ा होना पसंद करते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि खेमे में खड़े होने के अपने लाभ हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन लाभ बड़े हैं, इसलिए लोग खेमे चुन लेते हैं। और जब आप बीच में होते हो तो आप सदैव एक से रहते हो, ना आपको बड़ा फायदा होता है ना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स या मीडिया वो अपने अपने पसंदीदा पार्टी, पसंदीदा नेता, पसंदीदा खेमा चुन लेते हैं। तो जब समाज में से यही लोग आगे जाएंगे, सेवाओं में जाएंगे, जब वो मीडिया में जाएंगे, जब वो जुडिशरी में जाएंगे, तो उनका वो एटीट्यूड, वो उनकी अभिवृत्ति, वो भी साथ में कैरी इन होके जाती है। यही कारण है कि आज आपको प्रशासनिक सेवाओं में पार्टियों के प्रति झुकाव ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि इसके कारण हम इन सेवाओं में जाने का जो उत्साह है उसको समाप्त कर दें। आज भी प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस, न्यायपालिका, ये आज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कल रखती थी। जब तक शासन है तब तक प्रशासन है। आप इस चीज़ को समझिए। भारत में और किसी फील्ड का, एज ए कैरियर काउंसलर भी मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, शायद और कोई फील्ड, नमस्कार, शायद और कोई कैरियर फील्ड में गिरावट आ जाए, लेकिन जब तक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी चाहिएंगे, अपराध पे लगाम लगाने के लिए पुलिस की भी आवश्यकता होगी, निर्णयन करने के लिए आपको न्यायपालिका की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से प्रशासनिक सेवाओं का महत्व, पुलिस का महत्व, न्यायपालिका का महत्व या मीडिया का महत्व कभी कम नहीं होगा, भले ही से ये तात्कालिक आपको पार्टियों का झुकाव प्रतीत होता हो। किंतु आने वाले वर्षों में आप मानेंगे कि ये जो ट्रांजिशन टाइम है, संक्रमण का दौर है, ये समाप्त हो रहा है और 10, 15, 20 साल बाद चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं, बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ होने वाला है। आप विश्वस्त रहिए। और कोई 180 देशों में 161वें देश पे 161वें स्थान पे आती है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? कुछ ही दिनों पहले एक महिला आके एक पुरुष को कुछ अपशब्द कहती है और मीडिया उसे हाईलाइट करके दिखाती है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल सिक्योरिटी पे ज़ीरो डिबेट्स होती है। तो क्या हमारी मीडिया स्वतंत्र है? और स्वतंत्र है या नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि जैसा कि मेजर ध्यानचंद जी ने कहा है कि ये हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है। देश हमको आगे लेकर नहीं जाएगा, हमें देश को आगे लेके जाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो मीडिया की जांच करे, पड़ताल करे? क्योंकि इसमें मीडिया की भी गलती नहीं है, उन्हें भी रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि एंटरटेनमेंट में ज़्यादा टीआरपी आती है, तो मीडिया न्यूज़ से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। और प्रिंट मीडिया की बात आती है तो प्रिंट मीडिया का लगभग खर्चा 18 रुपये होता है, जिसमें 2 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, 10 रुपये वो न्यूज़ एजेंसीज़ को देते हैं, और जिसमें कुल मिला के 17 रुपये आता है, जिसमें 5 रुपये का वो बेचते हैं लगभग, हिंदू न्यूज़पेपर को छोड़ के। आपकी बात है उसका मैं एक सामान्य जागरूक व्यक्ति की दृष्टि से
उत्तर करना चाहूंगा। पहला बिंदु आपने उठाया प्रेस की स्वतंत्रता की रेटिंग में हमारा नंबर। एक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो रेटिंग्स होती है ना, इनके भी पहले हमको क्रेडेंशियल चेक कर लेने चाहिए। जैसे पिछले दिनों एक रेटिंग आई जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 72वां था और भारत का 106वां। ठीक है, पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है ना? इसलिए जब भी कभी रेटिंग्स की बात आए तो पहले देखिए कि वो रेटिंग कौन दे रहा है, उसके पैमाने क्या हैं और क्या उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो कुछ आपको व्यवहारिक लगती हैं अथवा नहीं। पहली चीज, मीडिया स्वतंत्र है या नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरी तरह न कभी स्वतंत्र थे, न पूरी तरह कभी स्वतंत्र हो सकेंगे, किंतु जो डिजिटल मीडिया है उसमें स्वतंत्र रहने की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि जो बात आई कि अगर आप टीवी चैनल चलाते हैं, जब आप अखबार निकालते हैं तो आपको आर्थिक रूप से भी वायबल होना पड़ता है। और वो कब होंगे? जब आपको एड रेवेन्यू मिले। अब एड रेवेन्यू के लिए या तो नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी बने कि जिसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्या कर सकते हैं, जिसको आपका झुकाव किस तरफ है उसकी परवाह किए बिना आपको अगर एड मिलता रहे कि भाई मैं सरकार के विरोध में भी लिख रहा हूं, सरकार की बैंड भी बजा रहा हूं और उसके बावजूद भी पहले पेज में मेरे को विज्ञापन मिले, अगर किसी प्रकार से ये सुनिश्चित हो सके किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, तब तो स्वतंत्रता पूर्वक अखबार लिख सकता है, अन्यथा उसकी स्वतंत्रता कंप्रोमाइज होनी ही होनी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी देश में न किसी प्रदेश में न कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई मैकेनिज्म है जो अखबारों को उनके रेवेन्यूज के बारे में, उनको विज्ञापन देने के बारे में एक स्पष्ट और स्वतंत्र नीति बना सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक उनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती रहेगी। तीसरा आपने बिंदु बताया कि इनकी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो उनके कंटेंट के बारे में विचार करे। डेफिनेटली जब कंटेंट की बात आती है तो सबसे हास्यास्पद स्थिति हमारे टीवी चैनल्स की देखने में मिलती है। टीवी चैनल्स की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर बड़े खेल के साथ करना पड़ता है कि वो एंकर कम बल्कि एक वो जमूरे टाइप का सा जो रोल ज्यादा अदा करते हैं। कई बड़े फनी आपने भी देखे होंगे, हम सबने देखे, वो जब बिपरजॉय तूफान आया था, तेज हवा चली होगी, एक कोई एंकर वो यूं वो हो रहा है जैसे वो तूफान में उड़ रहा है, सब जानते हैं कि वो एक वो ड्रामा कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान पिछली बार जब असफल हो गया था चंद्रयान 2, उस समय एक, अगेन मुझे नाम लेने से मना कर रहे हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार जो नशे में झूमते हुए पाए गए थे, वो एस्ट्रोनॉट टाइप के जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, उसका एक एस्ट्रोनॉट वाला सा सूट पहन के वो वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे ये कोई चंद्रमा होता है। जब हम या फिर वो भूत के, प्रोएक्ट के, एलियन के इस प्रकार का कंटेंट दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी? जो बीच में बात आई थी, एक कहीं प्रश्न में आया था साइंटिफिक टेम्परामेंट में, भूल गया कि उसको ट्रेडिशन था। साइंटिफिक टेम्परामेंट की सबसे बड़ी कमी हमारे देश में है। हम साइंस पे जश्न तो मनाते हैं लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं मनाते। चंद्रयान जाने पर हम खुश बहुत हुए लेकिन जो वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए देश में वो नहीं है, वो हमें है ही नहीं। हम विज्ञान पढ़ भी लेते हैं तो भी हमें वैज्ञानिक चेतना नहीं है। वैज्ञानिक चेतना का अर्थ कोई वो नहीं समझे कि मतलब मैं तो एथिस्ट हो गया तो मैं वैज्ञानिक रूप से चेतन हूं, नहीं। एक नास्तिक भी वैज्ञानिक रूप से चेतनाहीन हो सकता है। वैज्ञानिक चेतना होती है हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करिए, हर चीज के अंदर जिज्ञासु होइए, जानने की कोशिश करिए, उसके
अंतर तक, वो होती है वैज्ञानिक क्षेत्र में। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है, बचपन से ही नहीं होती, स्कूल में भी कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं पढ़ाते। ये एक जब विमर्श हो तो मैं चाहूंगा कि कभी कोई एक सत्र, पूरा सत्र वैज्ञानिक चेतना पर हो कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट किस प्रकार से बेहतर है। और टीवी चैनल्स के अंदर आप बात अब चूंकि चली गई है वैज्ञानिक पत्रकारिता, हर तरह की पत्रकारिता, आप में से पत्रकारिता के बहुत स्टूडेंट हैं, विज्ञान पे क्या भारत में कहीं लिखा जाता है? कोई नहीं लिखता। विज्ञान की पत्रकारिता के नाम पे कभी कहीं कोई अजूबा घटित हो जाता है, उसको वैज्ञानिक पत्रकारिता के नाम पर लिख देते हैं, या कोई डराने वाली चीजें विज्ञान के नाम पर लिख देते हैं। ये वैज्ञानिक पत्रकारिता थोड़ी है। एक विज्ञान पत्रकार का दायित्व ये होता है कि विज्ञान की जो गूढ़तम चीजें हैं उनको सरलतम तरीके से आम पाठक तक उसके उपयोगी स्वरूप में पहुंचाए। वो वैज्ञानिक पत्रकारिता है, वो साइंटिफिक जर्नलिज्म है, वो साइंस जर्नलिज्म है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत विकसित हो गया, कल्चरल और इकोनॉमिक जर्नलिज्म, ये खूब है। लेकिन आप एक नाम याद करके बता दीजिए यहाँ मीडिया के, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो, कि साहब ये साइंस जर्नलिस्ट ये बहुत बड़े हैं देश के। एक नाम नहीं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हाँ साहब वर्षा भोगले ऐसा बहुत बड़े खेल पत्रकार है, या किसी आर्थिक पत्रकारिता वाले का नाम दे दोगे। लेकिन विज्ञान के बारे में तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, कोई अखबार लिखता ही नहीं है, कोई मैगजीन लिखती नहीं है, कोई टीवी चैनल प्रोग्राम बनाता ही नहीं है। क्या हमारे देश के सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि उसको कोई अखबार छोटे से 5 मिनट के आर्टिकल में बता दे कि भाई सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? क्यों नहीं बताता? कोई क्यों नहीं बताता कि साहब ये क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्यों क्वांटम फिजिक्स वो मोटी मोटी किताबों में है? क्यों नहीं कोई पत्रकार सरल शब्दों में उसको बताए? क्यों नहीं जो नई रिसर्च हो रही है उसके बारे में बताए? बात विषयांतर की, पर चूंकि बात मीडिया की आई है तो मीडिया को स्वतंत्र होने के साथ में और ही बहुत चीजों पर अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का पड़ेगा कि वो कहां चूक रहा है। स्वतंत्र तो वो हो जाएगा, पर स्वतंत्र होके क्या करेगा? वो स्वच्छंद हो जाएगा। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भी अंतर है। जब आप स्वच्छंद होने लगते हो तो आपकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। तो जिस दिन मीडिया ने जो स्वच्छंदता की अपनी दिशाएं बढ़ा तो सत्ताओं ने उसकी स्वतंत्रता पे ट्रिमिंग करनी शुरू कर दी। तो मीडिया भी अपना दायित्व समझेगा तो जनता भी साथ देगी और उसकी स्वतंत्रता भी वापस से रिस्टोर हो सकेगी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इलेक्शन सिस्टम के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे जो असल में वोटिंग की जो हमारी जो 18+ वोटिंग की पॉपुलेशन है इंडिया में जो वोट कर सकती है, उसको अगर कंपेयर हम करते हैं जो असल में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वोट करती है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? और मेरी सेकंड क्वेश्चन आती है क्रिमिनलिटीज इन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अगर हम देखिए तो काफ़ी केसेस आते हैं और देखा जाए तो क्रिमिनलिटी से रिलेटेड हम इलेक्ट करते हैं जिन पॉलिटिशियंस को, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे कैसे खड़े हो जाते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, उनके रिलेटेड लॉ है बट उन्हीं के रिलेटेड जो कन्विक्टेड हो। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट सेक्शन 8 में ये मेंशन है कि जब वो पूरी तरीका से कन्विक्टेड हो जाएंगे तभी उनको बैन किया जा सकता है पॉलिटिक्स में आने से, पर अगर उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो तब भी आते हैं पॉलिटिक्स। तो इससे रिलेटेड मैं जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बीच में शुरू में भी एक चीज कही थी, आज का युवा स्वयं को राजनीति निरपेक्ष होने में गर्व महसूस करता है। रादर आई हेट पॉलिटिक्स, ये वो बड़ा अपना स्टेटस भी लगाते हैं और बात भी करते हैं। 4 आदमी 4 बच्चे बैठे हैं आपस में, किसी ने पॉलिटिक्स की बात कर ली, हो गए चुप रहे फालतू की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम राजनीति के बारे में युवा चर्चा तो करना शुरू करे, बात करना शुरू करे, राजनीतिक दलों के बारे में बात करें, उनकी नीतियों के बारे में बात करें, उनके घोषणा पत्रों के बारे में बात करें, उनकी गवर्नेंस को लेकर बात करके उनके पूर्व पृष्ठभूमि क्या रही है नेताओं की, उसके बारे में बात करें। यदि ये बात करेंगे तो राजनीति में रुचि जागृत होगी और तभी आप वोट देने जाएंगे।
अगर आप जब तक ये कहते रहेंगे कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, मुझे राजनीति से नफरत है, मुझे राजनेताओं से नफरत है, मुझे चुनाव से नफरत है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, जब तक युवा ये कहता रहेगा, ये सोचता रहेगा, तब तक वो चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेगा, वो वोट देने नहीं जाएगा। और जब वो वोट देने नहीं जाएगा तो कौन जीतेगा? जिसके समर्थक वोट देने चले गए। लोकतंत्र में तो क्या है, सिर गिने जाते हैं, हेड काउंट से। जिसने अपने आप घर बैठे रहे और जो सो कॉल्ड जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने समर्थकों की भीड़ जुटा के पोलिंग बूथ तक ले गया, बटन दबा के आ गया, तो वो जीतेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि युवाओं का मतदान प्रतिशत बढ़े, तो युवाओं को राजनीति में रुचि लेनी पड़ेगी, विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, नेताओं को समझना पड़ेगा, दलों को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको वोट देने जाना पड़ेगा। और इसमें चुनाव आयोग की भी मैं मानता हूँ बहुत महती भूमिका है कि वो स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे तरीके से जो भी संभव है, युवाओं को राजनीति की ओर, राजनीति का अर्थ चुनाव लड़ना ही नहीं होता है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि राजनीति जब भी हम बोले तो चुनाव लड़ना है, क्या क्यों बात कर रहा है पॉलिटिक्स, ये बहुत बोली चुप करा देते हैं। नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फिर भी मुझे राजनीति के बारे में जानना है, क्योंकि वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, वो मेरे भविष्य को प्रभावित करेगा। मुझे राजनीति के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि वो मेरा आज, मेरी जो नौकरी है उसको प्रभावित कर रहा है, मेरा जो परिवार है उसको प्रभावित कर रहा है, और कल को मेरे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। अगर आज कोई गलत राजनेता गलत देश की नीतियां बना देता है तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, देश की आर्थिक आजादी खतरे में पड़ सकती है, मेरे बच्चों का, मेरी आने वाली जनरेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मुझे राजनीति से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, मुझे चुनावों से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। और ये बात देश का युवा जितनी जल्दी समझेगा उतना ही देश के लिए हित में होगा। और ये इसके लिए सबको प्रयास करने पड़ेंगे, विशेषकर चुनाव आयोग को और समाज के जो बुद्ध लोग हैं। और ये जो इस प्रकार की मीडिया फाउंडेशन है, जो आयोजन है, ये भी मैं यही मानता हूँ कि राजनीति के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कदम है। और इस प्रकार के आयोजन जितने अधिक होंगे उतनी ज्यादा युवाओं में डेमोक्रेसी को लेके और मजबूती आएगी, वो चुनाव में ज्यादा उनका टर्नआउट होगा और उनकी जो आवाज है या उनकी जो सोच है वो परिणामों में परिवर्तित होगी। ये पहली बात। दूसरी बात आती है राजनीति में अपराधियों का आना। आपने एक बात कही कि जब तक वो कन्विक्ट पूरी तरह फाइनली नहीं हो जाता तब तक हम उसको डिबार नहीं करते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। बात ठीक भी है, जब तक कोई कन्विक्ट नहीं है तब तक वो सिर्फ एक्यूज्ड है। आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई भी आरोप लगा के जा सकता है, साहब इन्होंने किसी धर्म पे टिप्पणी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आरोप वेग हो सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन है वो ट्रायल के बाद में होगा। तो हम यह नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल गैर कानूनी भी होगा, अमानवीय भी होगा कि हम सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोक दें। और अगर खुदा ने खास्ता ऐसा कर दिया गया तो देश के अंदर आरोपों की बाढ़ आ जाएगी। मुझे एक्स आदमी को चुनाव लड़ने से रोकना है, जाके थाने में एक FIR लिखा के आ जाऊंगा, वो आरोपित हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो लोकतंत्र तो खतरे में पड़ ही गया ना। इसलिए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सिर्फ आरोपी होने मात्र से किसी को डिबार कर दें, किंतु हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये कर सकती है कि यदि कोई हीनियस ऑफेंस के अंदर आरोपी भी है तो आप उसको टिकट मत दीजिए, उसको अपना कैंडिडेट मत बनाइए। ठीक है भाई, अगर कोई आरोप ऐसा है हत्या का या कोई अपहरण का, महिलाओं के प्रति असम्मान का, ऐसे आरोपी को भी आप टिकट मत दीजिए। जब उसको टिकट ही नहीं मिलेगा तो वो जीतेगा नहीं। अब मान लीजिए पार्टी ने तो अपनी मजबूरी में टिकट दे दिया, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, मतदाता की तो कोई मजबूरी नहीं है। वो क्यों वोट देता है, लाख टके का प्रश्न ये आता है कि उस अपराधी को हम जिताते क्यों हैं। सबको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है,
लेकिन वो चुनाव में आके खड़ा होता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, अपनी जाति का गौरव याद दिलाता है, अपने धर्म का गौरव याद दिलाता है, अपने पैसे की शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता है और मतदाताओं को ध्रुवीकृत कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है, पांव पड़ लेता है और हम जाके चुनाव के दिन उसी सो कॉल्ड अपराधी के जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया है उसका बटन दबा के पी की आवाज के साथ देखा जाता है, वो जीत जाता है। और फिर बाद में हम कहते हैं कि राजनीति में अपराधी तत्व हावी हो गए। हावी होने किसने दिया? हमने। हम जो मतदाता हैं, हम जो वोटर हैं, हम ही तो उसको हावी होने देते हैं। क्या हम उसको अपने घर बुलाने में सम्मान महसूस नहीं करते? वो राजनेता जिसके ऊपर 20 मुकदमे चल रहे हैं हत्या, अपहरण, बलात्कार के, और वो जीत के मंत्री बन जाता है, और मेरे घर के अंदर जब फंक्शन होता है, मेरे बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, घर का प्रवेश होता है, तो मैं उन नेताजी को बुला के लाता हूँ, उनके बगल में खड़ा होता हूँ, उनके आने पर अपने कार्यक्रम की सार्थकता को महसूस करता हूँ। हम ही तो उसको गौरवान्वित कर रहे हैं। उस राजनीति के अपराधीकरण होने के जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल पार्टी इतनी हो सकती है, लेकिन इतने जिम्मेदार हम हैं। हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द वोटर ऑफ इंडिया, हम जिम्मेदार हैं। अगर हम तय कर लें कि हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं जिताना है तो नहीं जिताना है, चाहे वो मेरी जाति का हो, धर्म का हो, कितना ही अच्छा हो, वो मेरे को पैसा देता हो, दारू देता हो, कुछ भी देता हो, मुझे उसको नहीं जिताना तो नहीं जिताना, ये तय कर लीजिए, राजनीति में अपराध खत्म हो जाएगा।